अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए गोभी वर्गीय फसलों में जरूरी कार्य। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी को रोकना है जरूरी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गोभी वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों को वह लाभ नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह है कि वे फसल के देखरेख और प्रबंधन सही समय और सही तरीके से नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप गोभी वर्गीय फसल की खेती कर रहे हैं तो फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। किसान भाइयों, अगर आप इन सब्जियों की खेती, फूलगोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली इत्यादि की खेती किए हैं तो आपको ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके खेतों में जल जमाव ना हो, तो जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। साथ ही साथ आप पहली कोड़ाई करने के बाद इसमें 25% जो यूरिया या के रूप में जो आप नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं उसकी भुरकाव एक बार करें और फिर आप उसे छोड़ दें। फिर 15 दिनों बाद दोबारे आप नाइट्रोजन की 25% मात्रा है, रुपाई की 15 दिनों बाद 25%, फिर 15 दिनों बाद 25% को आप अपने खेतों में डालें और दोबारा कुड़ाई करके उसको अर्थिंग अप कर दें, मिट्टी चढ़ा दें दोनों तरफ से, ताकि वो पौधे को लिए सुरक्षित हो और बीच में पानी की भी ज़रूरत देने की, सिंचाई की भी ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको आसानी होगी। तो ये प्रबंधन आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ खेतों में जो भी पत्ते पीले पड़ रहे हो या बीमार नज़र आ रहे हो, कहीं से दाग धब्बे आ रहे हो, उनको बीच बीच में आप सफाई करते रहें। खेतों की सर सफाई पे ध्यान दें। कोई भी पुराने पत्ते, पीले या सड़े गले पौधे को वहाँ खेत पे न रहने दें, उसे हटा दें, दूर ले जाके या तो आप मिट्टी में दफन कर दें या उसे जला दें, तो आपके कीड़े और बीमारी आने की संभावना कम होगी। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी, पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूलगोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूलगोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए।
ये बात हुई। दूसरी कि अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है और अम्लीय मिट्टी में बोरन और मॉलिब्डेनम की कमी की संभावना रहती है, तो जिसके वजह से अम्लीय मिट्टी को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग लाइमिंग, चूना का प्रयोग या डोलोमाइट का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। आमतौर पर 3 क्विंटल से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का उपयोग खेत में रोपाई से पहले कर दी जाती है। किसी कारणवश, अनजानेवश अगर आप नहीं किए हैं तो आप खासकर फूलगोभी, ब्रोकली में या बंदा गोभी या इस चीज़ों में आप कॉन्शस रहें, या कलरफुल को भी किए हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ये मोलिब्डेनम और बोरन से बहुत ससेप्टेबल होते हैं, तो आपको मोलिब्डेनम में अमोनियम मॉलिब्डेट नाम की बाज़ार में पानी में घुलनशील दवा उपलब्ध है। इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के आप सावधानी के तौर पे फूल निकलने की पहली अवस्था आने से पहले ही आप उसका 10-10 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे कर दें। ये बातें हुई। दूसरी बात, कीड़ों का बहुत अधिक प्रकोप होता है। अगर आपने थोड़ा आगात लगा रखा है तो आपके फसल को अभी कीड़े बहुत प्रभावित करेंगे। रस चूसने वाले कीड़े, ये पत्तों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। साथ ही पत्ते भी मुड़ जाते हैं और ठूठी के आकार के हो जाते हैं। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स, डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रिन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तंबाकू की इल्ली, इस कीट के पतंगे गहरे भूरे रंग के व आगे के पंखों पर सफेद धारियां होती हैं, जिसके बीच में काले धब्बे पाए जाते हैं। ये पतंगे रात को बहुत सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडियां हरे रंग की होती हैं जो पत्तों को कुरच कर खाती हैं। बड़ी अवस्था में सुंडियां पत्तों को गोल गोल काट कर खाती हैं। गोभी के शीर्षों और गांठों में ये सुंडियां ऊपर से घुसकर नुकसान करती हैं। मादा वयस्क पत्तियों की निचली सतह में समूह में अंडे देती हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। इस कीट से लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। अगर इसकी भी समस्या दिखाई पड़ती है तो इसको आप नियंत्रण अपने खेत में आने का इंतज़ार न करें। खेत के बाहर जो चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं, आपको ध्यान देना है। इस तरह के पिल्लू कहीं दिखते हैं, चाहे वो केला के पत्ते में, ठेथर में या पुटुस में, तो आपको वहीं पे इसको डिस्ट्रॉय करना है। मसाल जला के उसे जला दे, या उस टहनी को तोड़ के ले जाके कहीं पे मिट्टी में दफन करे, या जलाए, या अपने जूते चप्पल के हेल्प से उसको कुचल के मारे। जब वो छोटे छोटे होंगे, कोशिश करना है जहाँ पे ये छोटे अभी नन्हे पिल्लू हैं उसी को हम मार दें, तब आप इसका नियंत्रण कर पाएंगे। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। और वैसे ये ऐसे ग्रुप के पौधे हैं जो कि इसी सीजन के लिए उपयुक्त हैं। जाड़े से इसको कोई नुकसान नहीं होता है। पाला से भी आमतौर पर इस ग्रुप के जो कोल क्रॉप हम कहते हैं, फूलगोभी, बंदा गोभी या ब्रोकली, इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगर हमने जो बताया, इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलतापूर्वक कोल क्रॉप का, फूलगोभी, बंदा गोभी या ब्रोकली की सफलतापूर्वक खेती कर सकते। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली सबसे घातक बीमारियों में से एक है। यह एक संक्रामक रोग है जो मुर्गी पालन के लिए अत्यधिक घातक है। यदि आपकी मुर्गियों में इस बीमारी का प्रकोप हुआ तो मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती है। इसलिए आप इसकी पहचान करके सही समय पर रोकथाम के उपायों को अपनाएं, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल। सर्दियों में एक मुर्गियों में ब्रॉयलर लेयर देसी मुर्गियों में एक भारी बीमारी आती है
इसको रानीखेत के नाम से हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसको न्यूकैसल डिसीज भी बोलते हैं। ये बीमारी समझ लीजिए कि आप सबसे खतरनाक बीमारी है मुर्गियों की, और इसमें मृत्यु दर 100% तक भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये न्यूकैसल डिसीज वायरस नाम के एक वायरस से होती है, और ये मुख्यतः मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। जब भी ये बीमारी आपकी मुर्गियों के समूह में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आती है तो बड़ी तीव्र गति से फैलती है। क्यों? क्योंकि सांस के द्वारा ये वायरस एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में संचरित हो जाता है और दूसरी आपके समूह के सभी मुर्गियों को संक्रमित कर देता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड, भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तो इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले देखेंगे तो मुर्गियां छींकेंगी, थोड़ा खांसेंगी, उनकी आवाज़ बदल जाएगी, उनके नाक से थोड़ा लिक्विड जैसा, श्राप जैसा निकलने लगेगा, चिपचिपा म्यूकस जैसा निकलने लगता है। और उसके साथ साथ में उनकी जो फीसिस है, इनकी जो वो है, उसका रंग भी कभी कभी हरा भी आने लगता है। इनका भोजन कम हो जाता है, मुर्गियां गर्दन झुका के बैठ जाती हैं और कई बार फड़फड़ाकर मरती हैं। ऐसा लगता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इसके साथ साथ में कभी कभी इनमें पैर में पैरालिसिस की भी समस्या देखी गई है। ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। हमेशा ये बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से हमेशा बेहतर होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप ये ध्यान रखें कि मुर्गियों के जो बुरादा है वो गीला ना हो। हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। अगर आपको अपने मुर्गियों के समूह में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत ऐसी बीमार मुर्गियों को अलग कर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। वायरस से बचाने के लिए और आगे द्वितीयक इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के रहते हैं, उनसे बचाने के लिए उसमें वैक्सीन का आप भरपूर इस्तेमाल करें। जब बच्चा आता है आपके फार्म में, छोटा बच्चा, तो उसको 5 से 7 दिन की उम्र में ही आपको प्रथम वैक्सीन आँख या नाक से इसका लगाना है, जो कि रानीखेत का B1 नामक स्ट्रेन आपको लगाना है। इसके बाद में 21 दिन की उम्र में इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है, जो कि लासोटा नामक स्ट्रेन बाजार में उपलब्ध है। आप इसको मुर्गियों के पानी में दें। 21 दिन के बाद में 56 दिन की उम्र में इन मुर्गियों में रानीखेती बीमारी का R2B नामक स्ट्रेन लगाया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। जो मुर्गियों के जांघ की, पैर की जो मांस है 0.5 ml, आधा ml की दर से प्रति मुर्गी में आप देना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए।
वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर किसी कारण से आपके समूह में, मुर्गियों के समूह में बीमारी आ जाती है तो उसके नियंत्रण के लिए, उसके इलाज के लिए आपको सर्वप्रथम लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लक्षणों में दस्त से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको दस्त को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि रेस्ट्रिक्ट एल, जिसको लिवोफ्लॉक्सासिन नाम की दवाई होती है, वो आप दे सकते हैं पानी में। उसके साथ साथ में फिर इनको लिवर टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको अगर ज़रूरत हो तो कैल्शियम और साथ में विटामिन डी भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कई मुर्गियों में पैरालिसिस की समस्या आती है, तो कैल्शियम वहाँ बहुत लाभकारी होता है। और कभी भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसमें विशेषज्ञ से सलाह लेकर उस पर तुरंत आप कार्रवाई करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% रहने का अनुमान है। हवा की गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। खेत की गहरी जुताई करके रोड़ी लगा देवें। बत्तर आने पर 2 जुताई करके खेत को बिजाई के लिए तैयार करें। दीमक की रोकथाम के लिए क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा के हिसाब से भूमि में अंतिम जुताई के समय मिला देवे। सरसों में बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से बुआई करें। बुआई से पहले 20 किलोग्राम यूरिया और 62.5 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 75 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। चने की बुआई का उपयुक्त समय शुरू हो गया है, अतः किसान भाई सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। देसी चने की बुआई के लिए GNG 2261 जिसे केसो के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 2144 जिसे तीज के नाम से जानते हैं, GNG 1581 जिसे गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं, एवं बारानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 और काबुली चने की बुआई के लिए GNG 1499 जिसे गौरी कहते हैं व GNG 1969 जिसे त्रिवेणी कहते हैं को प्राथमिकता देवे। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने की बुआई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा की दर से बेसल के रूप में प्रयोग करें। चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के बाद पेंडीमेथिलीन 30 EC दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल की सहायता से छिड़काव करें। जौ की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। जौ की बुआई के लिए RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552 एवं RD 2592 एवं माल्ट किस्मों में RD 2503, DWRUB 52 समय से बुआई के लिए एवं
DWRUB 64 देरी से बुआई के लिए उपयुक्त है। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बेला, जिला उदयपुर के किसान रणधीर यादव ने। आप गाय की जर्सी नस्ल के पालन पर जानकारी चाहते हैं तो रणधीर यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती है। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा देता है। इस तरह किसान भाइयों आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यदि जर्सी गाय का पालन करते हैं तो आप इनसे अधिक दूध उत्पादन के साथ अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र